Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Master from FEH, class 9th, Political Science, chapter number 1. What is democracy? Why democracy? This is the lecture number 2 of this chapter. Let's start with this first topic. जैसे कि आपने पिछले वीडियो में सुना था कि हमने उसमें व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी। उसमें हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी और दूसरा हमने फीचर्स जो अलग अलग कंट्रीज पे अप्लाई किए हमने हमने फिर बाद में यही देखा कि उन वहाँ पे डेमोक्रेसी हम उस कंट्री को कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है वाई डेमोक्रेसी। तो ये जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है इसमें हमें पढ़ना है पहले आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हमें डेमोक्रेसी के खिलाफ सुनने को मिलते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि अगर इंडिया में पिछले 70 सालों से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल कर रही है तो ये इतना मतलब गरीब देश या पॉवर्टी में क्यों रहा है। और इसके बरक्स अगर हम जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, तो वहाँ पे तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छी हम कह सकते हैं वहाँ का जीडीपी है, वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है। लेकिन इसके आर्गुमेंट में अगर हम यहाँ उसको सपोर्ट करें इस आर्गुमेंट को, तो ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी और साथ में रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। लेकिन हम बहुत सारे ये जो आर्गुमेंट है अगेंस्ट डेमोक्रेसी हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद इन फेवर ऑफ जो आर्गुमेंट्स आते हैं डेमोक्रेसी के फिर वो देखेंगे। तो लीडर्स कीप चेंजिंग, तो हमेशा जो लीडर्स होते हैं हर 5 साल के बाद बदलते हैं, इससे इंस्टेबिलिटी आती है। ये एक आर्गुमेंट यहाँ पे सुनने को मिलता है गवर्नमेंट के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी रूलर अगर कंटिन्यूअसली रूल करेगा तो हम तो फिर उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि एक डिक्टेटर या मोनार्ची कंटिन्यूअसली रूल कर सकता है। दूसरा यहाँ पे जो आर्गुमेंट देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसमें उसूलों वगैरह का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखिए जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है एक हेल्दी चीज है, क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन का काम करती है, तो वो रूलिंग पार्टी की छोटी से छोटी गलती को लोगों के सामने लाती है। इससे क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो गलती करने की गुंजाइश मतलब हम कह सकते हैं करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि पता है उनको कि जो जो भी हम गलतियां करेंगे वो लोगों को पता चलेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है जब भी किसी डिसीजन को लेना होता है, इससे डिलेज होती है। अगर हम देखें जैसे कि पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा ने कोई बिल बनाई है उसके बाद वो राज्यसभा में जाती है, तो वहां पे डिस्कस होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, फिर वो साइन करता है, उसके बाद ही वो बिल लॉ बन जाती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में जो मोनार्च होता है या डिक्टेटर होता है वो हरीडली जल्दबाजी में कभी कभी फैसले लेता है, क्योंकि उसको ज्यादातर लोगों को कंसल्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन उनका हम कह सकते हैं फिर बुरा नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले चाइना की, चाइना में 1958 से लेकर 1961 तक जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने फैसला किया कि हम 4 किस्म के स्पीशीज को खत्म करेंगे। उसमें स्पैरो आती थी, उसमें रोडेंट्स जैसे रैट वगैरह आते थे, उसमें इंसेक्ट्स आते थे या फ्लाइज जो होती थी फ्लाइज आती थी, और इसके अलावा मॉस्किटोज। तो चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से या लोगों के हिसाब से ये 4 जो स्पीशीज है ये लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए अगर हम बात करें जो रेट रैट्स वगैरह होते हैं वो तो बिल में छुप जाते हैं, मॉस्किटोज वगैरह या फ्लाइज ज्यादातर दिखते ही नहीं हैं। तो उन्होंने सीधा टारगेट बनाया स्पैरोज को। तो पूरे चाइना में लोगों ने मतलब हम कह सकते हैं बर्तन वगैरह मतलब बजाने शुरू किए। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे जो नेस्ट्स थे इन स्पैरोज के उनके अंडे तोड़ दिए, स्पैरोज को मार डाला, जिसकी वजह से फिर बाद में वहां पे फेमाइन आया, जिसकी वजह से 3 करोड़ लोग मरे। क्योंकि ये जो स्पैरोज चाइना चाइना गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो स्पैरोज थे ये क्रॉप्स खाते थे, जो पीजेंट्स वगैरह ग्रो करते थे अपने फील्ड्स में। लेकिन साथ में ये कुछ इंसेक्ट्स भी खाते थे जो फसलों को इनसे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। अब जब स्पैरोज ही नहीं रहे तो वो इंसेक्ट्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन जानवरों को सॉरी इन फसलों को तबाह करना शुरू किया, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस तरह से वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ गई।
3 करोड़ लोग मर गए वहाँ पे। लेकिन ऐसी पॉलिसी कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं निकाली, क्योंकि अगर यहाँ पे वो ऐसा फैसला करते तो उसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस फिर प्रेसिडेंट को इसमें कंसल्ट करना पड़ता। हो सकता है कि कोई ना कोई इसके रिलेटेड सही राय देता और ये फैसला ना लिया जाता। इसके अलावा कहा जाता है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको लोगों की डिमांड्स वगैरह या इंटरेस्ट्स के बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से बैड डिसीजंस होती है। तो ये भी एक आर्गुमेंट है अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको लोग ही चुनते हैं। तो लोग अपने मुतालबे लेकर अपने लीडर्स के पास जाते हैं और उनसे बात भी करते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में करप्शन है, क्योंकि इसकी जो बुनियाद है वो इलेक्टोरल कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसकी वजह से करप्शन होती है। बाद में वो वही पैसे निकालना चाहते हैं डिफरेंट पॉलिसीज के जरिए। ये ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई गारंटी भी नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में करप्शन नहीं होती। करप्शन हर जगह पे होती है। तो हमें इसके लिए सही लोगों की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो ये आर्गुमेंट्स बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली में मैं साथ में इसकी हम कह सकते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता रहा हूँ इन चीज़ों के। इसके अलावा ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो आम लोगों को पता ही नहीं होता है। जहाँ पे हम इंडिया में भी सुनते हैं कि बहुत सारे लोग रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे वोट डालते हैं, तो वो उनको डिसाइड करने का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन कम से कम बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी तो हैं, उनको तो कम से कम पता होगा वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, कोई भी आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ हो, हम ये नहीं कहेंगे कि डेमोक्रेसी हर चीज़ का सॉल्यूशन है या डेमोक्रेसी पॉवर्टी खत्म करेगी पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी है, जैसे यूएसए है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। अब हम आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन-कौन से आर्गुमेंट्स है इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले, डेमोक्रेसी इज़ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह। अगर फॉर एग्जांपल एक नॉन डेमोक्रेसी में एक किंग या डिक्टेटर कोई गलती करेगा, वो लोगों से उसकी सफाई नहीं मतलब देगा। लोगों को सफाई वगैरह नहीं देगा, हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक लीडर को हर 5 साल के बाद लोगों के सामने जाना पड़ता है, वोट डालने के लिए। जैसे यहाँ पे आप चाइना की एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। अब चाइना में 3 करोड़ लोग फ़ेमाइन की वजह से मर गए, लेकिन अगर वही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी जीतने का मौका नहीं दिया जाता। उसको अगली बार हार का ही सामना करना पड़ता। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिस तरह से हम मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेचर होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जैसे कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसमें डिस्कशंस होते हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है या जो अपोजिशन होती है, वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा ने कोई बिल राज्यसभा को भेज दी, राज्यसभा को उसमें कुछ दिक्कतें सामने मतलब मुश्किलात या हम कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव नहीं लगे, तो वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं। या प्रेसिडेंट भी, जब प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचती है तो वो भी रिकमेंडेशंस लिखकर उसको वापस भेज सकता है। हाँ, मनी रिलेटेड बिल्स में ऐसा नहीं होता है। मनी रिलेटेड बिल्स जो होती है वो हमेशा लोकसभा बनाती है और राज्यसभा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन के बाद वो फिर से लोकसभा के पास जाएगी। लोकसभा ने अगर डिसाइड किया कि हम उसमें कोई रिकमेंडेशन या कोई चेंज वगैरह नहीं मानने के लिए तैयार है, तो अगली बार राज्यसभा उसको नहीं रोक सकती है, फिर उनको सीधे उसको ले जाना पड़ता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करता है और वो बिल बन जाती है लॉ। तो इसके अलावा डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हर एक सोसाइटी में अलग-अलग किस्म के लोग होते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी अलग-अलग रिलिजन्स, लैंग्वेजेस, अलग-अलग कल्चर्स, कास्ट्स के लोग रहते हैं इंडिया में। तो इंडिया में आज तक ये सभी लोग एक साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर शेयरिंग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट्स है या अदर बैकवर्ड क्लास है, उनको रिजर्वेशन वगैरह दी जाती है।
ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर सके या बढ़ सके। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का सबसे बड़ा जज़्बा जो होता है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ही होता है। इसके अलावा इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। तो जो हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये इक्वालिटी की बेसिस पर होती है। जहाँ पे अगर हम देखें जब भी वोट देने के लिए कोई जाता है तो कंट्री का प्रेसिडेंट और एक आम जूते पॉलिश करने वाला उन दोनों के पास एक वोट होता है और उनके वोट का वैल्यू इक्वल होता है। इसके अलावा एजुकेशन वगैरह हो सब चीज़ हो, हर एक स्टेटस में कोई भी इंसान तरक्की कर सकता है। एक दलित प्रेसिडेंट बन सकता है, जिससे सोसाइटी में कुछ जगहों पे बैठने की भी एक साथ इजाज़त नहीं होती है, लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इक्वल राइट्स दिए हैं, अनटचेबिलिटी को बैन किया है। इसके अलावा सारे मज़हबों को टॉलरेंस के लिए सेकुलरिज़्म इख्तियार किया है इंडिया ने। तो हम कह सकते हैं कि हर एक इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी में। इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो ये अपनी गलतियों को सुधारते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लोगों ने किसी रूलर को चुना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुना, उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए हैं, तो अगली बार लोग वो मिस्टेक नहीं दोहराएंगे। लोग उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट से भी चूक हुई है, अगर उन्होंने कोई लॉ पास किया है तो लोग उसके खिलाफ है तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर जा सकते हैं और वहाँ पे जो जजेस की बेंच बैठती है तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो लॉ अब वैलिड है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि वो लॉ आगे नहीं चल सकता, वो वैलिड नहीं है, लोगों की भलाई के लिए नहीं है, तो वो लॉ उसी वक्त खत्म किया जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जांपल ले हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन में भी हम कह सकते हैं कि दो किस्म की एजुकेशन इंसान जिंदगी में हासिल करता है। एक वो एजुकेशन होती है जो हम स्कूल में हासिल करते हैं और दूसरी एजुकेशन वो होती है जो इंसान फ्रॉम क्रैडल टू डेथ सीखता रहता है। तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी का अगर हम पहले थोड़ा सा देखें हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, तो मैं आपको ब्रॉडर मीनिंग भी दिखा दूंगा या सिखा दूंगा। अ, यहाँ पे अगर हम देखें हमने सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ी, उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वो डिफरेंशिएट करने में कामयाब रहे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और नॉन डेमोक्रेसी क्या होती है। इसके अलावा हमने फीचर्स पढ़े। इसके अलावा अगर हम देखें हमने कुछ आर्गुमेंट्स पढ़े अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड कुछ आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हम देखें आजकल की जो डेमोक्रेसीज होती है इनको रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसीज में क्या करते हैं सभी लोग अपने ऊपर रूल नहीं कर सकते। तो जिन कंट्रीज में भी पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल हम पर रूल करते हैं। तो अगर किसी कंट्री में फॉर एग्जांपल कम पॉपुलेशन हो या किसी जगह पे कम पॉपुलेशन हो तो वो एक साथ बैठकर भी फैसला कर सकते हैं, जैसे कि पंचायत सभाज वगैरह में होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब सभी लोग एक जगह पर बैठ भी सकते हैं और डिसीजंस वगैरह कर भी सकते हैं। पता नहीं सबके पास एक मतलब टाइम होगा एक साथ बैठने का या सबके पास एक जैसी स्किल नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि ये डेमोक्रेसी होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है या गवर्नमेंट क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। खैर हम ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पे छोड़ते हैं क्योंकि इसीलिए शायद हमारी डेमोक्रेसी को आजकल रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी कहते कहते हैं। अब ब्रॉडर मीनिंग की तरफ आते हैं। एक्चुअली ये जो डेमोक्रेसी एक प्रिंसिपल है, इसको हम अप्लाई किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर क्लास में जाता है, वो पढ़ाता है, तो कोई बच्चा उससे क्वेश्चन पूछता है, तो इस टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हम उस टीचर को कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का इंसान है, जो बच्चों को इक्वल रेस्पेक्ट देता है और उनको समझता है, उनको भी क्वेश्चन पूछने का हक है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल किसी घर में सभी लोग बैठे हैं तो घर का जो बड़ा मर्द होता है
वही सारे फैसले करता है, लेकिन बाकी लोग जो होते हैं उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनकी बातों पर भी गौर करना चाहिए, तो हम उसको बाद में जो डिसीजन वहाँ से निकलेगा उसको डेमोक्रेटिक डिसीजन कह सकते हैं। इसी तरह से हर एक इंसान के पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है, लेकिन सबको बोलने का हक होना चाहिए। चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम किसी और इंस्टीट्यूशन में हो, तो हम लोगों को हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम हमें अपनी ओपिनियन देने का हक होना चाहिए। इसके अलावा जो भी इंसान कोई डिसीजन लेगा, उसे अपने ज़हन में ये रखना है कि ये सभी लोगों के फ़ायदे के लिए होना चाहिए। तो इसी को हम कह सकते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हम डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ जैसे कि एक मुसलमान, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस्लाम जो है ये प्रिंसिपल्स पे बना हुआ है। अगर कोई मुसलमान इन सारे प्रिंसिपल्स पे चलता है तो हम उसको मोमिन बोलते हैं, सच्चा मुसलमान बोलते हैं। लेकिन अब हम किसी आदमी को देखकर जो कि अपने आप को मुसलमान कहता है, उसकी तरफ देखकर बोलेंगे कि यही मुसलमान है, ये क्या यही इस्लाम है? लेकिन वो मुसलमान या इस्लाम के किसी भी प्रिंसिपल पे नहीं चलता है। हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स पे चल सकता है, लेकिन पूरी तरह से सारे प्रिंसिपल्स को वो फॉलो नहीं करता है। तो हमें वहाँ पे जज नहीं करना है कि इस्लाम ऐसा ही होगा, हमें खुद तहकीक करनी होगी। इसी तरह से जो डेमोक्रेसी होती है, हमें मिनिमल से बेटर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना है या गुड डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना है। कुछ कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है वो कम फॉलो होते हैं, और कुछ कंट्रीज में बहुत सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। इसीलिए जहाँ पे कम अप्लाई होते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, हम उन कंट्रीज को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं, और जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, हम उसको गुड एंड बेटर डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें आजकल की सारी कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है, तो उनको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।